हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बच्चा, आज के इस वीडियो लेक्चर में और आज से आगे जितने भी वीडियो लेक्चर आएंगे उन सभी में हम केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ये पूरा 10 दिन का शेड्यूल्ड है। 10 दिन में बेटा मैं आपको सारी केमिस्ट्री रिवाइज करा दूंगा। और केमिस्ट्री का जो रिवीजन होगा बेटा, ये होगा सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन और फार्मूले, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोगों को केमिस्ट्री तैयार है, सभी लोग क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला बेस्ड और उससे रिलेटेड थियरी और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम एक क्विक रिवीजन मानते हैं कि एग्जाम से पहले थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। तो बेटा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग आज रिवाइज करेंगे, क्लियर। मोल कॉन्सेप्ट बेटा थियरी डेफिनेशन की हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा फार्मूले की बात करते हैं। आपको पता है मोल, मोल से हमें अगर वेट चाहिए होता है ग्राम में, और ये हो गया बेटा मोल। हमें वॉल्यूम चाहिए होता है एसटीपी पे, और मोल हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। वो नंबर ऑफ पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आयन हो सकता है, और मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, इवन एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मोल दिया हो और हमसे ये तीनों चीजें पूछी जाएं, तो इन तीनों चीजों में हम एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे? अगर मोल दिया और हमें क्या पूछ रहा है, वेट, तो क्या करोगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर दो जिसका पूछ रहा है, या फिर अगर एटम को पूछ रहा है तो एटॉमिक वेट से कर दो आप, ठीक है। जिसकी वेट पूछेगा उसका वेट आप उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वेट ग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। अब वेट दिया है ग्राम में, आपसे क्या पूछ रहा है कि मोल बताओ, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे बेटा मॉलिक्यूलर वेट से या फिर एटॉमिक वेट जो भी है आपका उससे, क्लियर। एक रिलेशन ये समझ में आ गया। मोल दिया है, वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करोगे, बस मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 22.4 लीटर से। ml में होगा तो क्या करोगे, 22,400 ml कर देंगे। वॉल्यूम दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, मोल, तो क्या करोगे आप, इसको डिवाइड कर दोगे 22.4 लीटर से, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, मोल बताइए, तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे Na से। यहाँ Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 0.6 10⁻23, क्लियर। मोल दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इतना हो गया मोल का फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका बेटा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इक्विवेलेंट वेट में क्या बताएंगे, देखो इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट वो वेट होगा जिससे 1 ग्राम हाइड्रोजन या तो अटैच्ड हो या रिमूव हो, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन अटैच्ड हो या रिमूव्ड हो, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन गैस अटैच्ड हो यार। इसको वॉल्यूम में करोगे तो ये आएगा बेटा 11.2 लीटर, इसका वॉल्यूम करोगे तो 5.6 लीटर, और इसका करोगे तो 11.2 लीटर। मतलब इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का वो वेट है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़े या 11.2 लीटर हाइड्रोजन निकाले या ऐड करे, 8 ग्राम ऑक्सीजन से ऐड करे, 35 ग्राम क्लोरीन से ऐड करे, या इनके वॉल्यूम का रेशियो ये, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। तो एक जनरल फार्मूला। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या कहेंगे, नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर। इसको एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, तो यहाँ हम सीधा सीधा फैक्टर की बात कर रहे हैं। एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग फैक्टर्स की वैल्यू हो सकती हैं, क्लियर। तो उसको कैसे करेंगे,
तो इसके लिए देखो, सबसे पहले यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैक्टर दिया गया है। एक चीज मैं और बता दूं, ये तो फॉर्मूला आपको पता हो गया। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, तो कभी कभी देता है कि मेटल कोई हाइड्राइड है, इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे देते हैं हाइड्राइड का, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछते हैं। सेम यही प्रोसीजर करेंगे कि कोई मेटल ऑक्साइड यूज कर लेंगे और कहेंगे कि इसमें ऑक्साइड का परसेंटेज या ऑक्सीजन का परसेंटेज कुछ है, समथिंग है, तो बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा। और सेम प्रोसीजर यही करते हैं कि अगर कोई मेटल क्लोराइड है, इसमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको कि सीधा सीधा हम मान लो अगर H की वैल्यू उन्होंने x% दी है, यहाँ भी उन्होंने अगर x% दी है तो x% इक्वल टू होगा 1 इंटू 100 अपॉन E+1। क्लियर? यहाँ जो x क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्राइड है। सेम क्लोराइड के केस में क्या करोगे आप, x यहाँ क्या करोगे, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 इंटू 100 अपॉन E प्लस 35.5। क्लियर? ये हो गया, इससे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्साइड के केस में दिया है तो क्या करोगे, x इक्वल टू, यहाँ भी जो क्लोरीन का परसेंटेज वो कितना है, x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट प्लस। क्लियर? तो ये अगर ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इन फॉर्मूलों से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया बेटा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर, यही अभी मैंने आपको डिस्कस किया। तो बेटा अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग फैक्टर है, मैं एक 1 बाय 1 स्पीसीज का फैक्टर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो हमने लिया है वो अपन ने क्या लिया है, एसिड। ठीक है, एसिड का जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो होता है बेटा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन, या इसको आप बेसिसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया HCl, इसका बैलेंसिंग फैक्टर या फैक्टर कितना होगा 1, H2SO4 इसका कितना होगा 2, और ये हो गया H3PO4 इसका कितना होगा 3। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया लग रहा है कि जितने हाइड्रोजन है उतने क्या होंगे इसके बैलेंसिंग फैक्टर हैं। ये बात इन तीन के केस में तो सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि सोच लो आप कि जैसे ये है H3PO2, क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा बेटा, आपको दिख रहा है 3, लेकिन एक्चुअली होता है कितना। तो इसको आप एक सेक्शन पे तौर लिख सकते हो कि जितना हाइड्रोजन है उतना तो बैलेंसिंग फैक्टर ये नहीं आ रहा। जैसे बोरिक एसिड हो गया H3BO3, इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। पायरोफॉस्फोरस एसिड में H4P2O5, इसमें कितना होगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, जबकि आपको 4 लगना चाहिए। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका बैलेंसिंग फैक्टर वेरी करता है। ठीक है, एक केस और आता है कि जैसे मान लो H2SO4 दिया है और ये रिएक्शन में ऐसे दिया है। ठीक है, मान लो H प्लस और HSO4 माइनस में टूट रहा है, तो आपने तो कहा है कि नहीं H2SO4 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, पर यहाँ पे होगा बेटा इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1। अब कहोगे सर यही कंट्रोवर्सी कर दिया आपने। देखो कंट्रोवर्सी ये नहीं बेटा, जो मेन डिफिनीशन है उसकी बात करते हैं। मैंने क्या बताया था कि एसिड का जो होता है वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं, और इसमें कितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो रहा है, 1 हो रहा है। जितना रिप्लेस होगा उतना ही तो मानोगे, इसलिए इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 हुआ। जबकि इस केस में हम इसको पूरा मानते कि पूरा रिप्लेस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एसिड का हमने कर लिया, दूसरा किसका करेंगे, दूसरा हमारा है बेटा बेस। बेस का फैक्टर क्या हो सकता है, बेस का फैक्टर होगा उसकी एसिडिटी। क्लियर, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। क्लियर, ठीक है, ये हो गई इसकी एसिडिटी। जैसे मान लो क्या है CaOH का होल ट्वाइस, आप बताओ फैक्टर क्या होगा 2,
NaOH फैक्टर क्या होगा 1। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जितना OH दिखेगा बेटा उतना आपको वैलेंसी फैक्टर मिलेगा। ठीक है, इसका कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, जैसे मान लो अमोनिया है, ठीक है, और ये हो गया OH माइनस। ठीक है, यही तो होगा। अब ये जितना H प्लस एक्सेप्ट किया तो कितना एक्सेप्ट किया 1, इसलिए इसका बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। क्लियर, ये हो गया बेस के केस में। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आपकी बेस हो गया, एसिड हो गया, अब बात करेंगे हम आयंस की। थर्ड है आयंस। आयंस क्या होगा, ये जस्ट चार्ज के इक्विवेलेंट होगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। जैसे क्या है, कार्बोनेट है, इस पे चार्ज कितना है 2, तो बैलेंसिंग फैक्टर इसका 2। जैसे मान लो ये है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हमें चाहिए तो ये कितना होगा 1। और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कैल्शियम डाई पॉजिटिव है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ है आपका क्या, साल्ट। साल्ट का क्या होगा, तो साल्ट के लिए बेटा एक आसान है कि आप किसी भी एक आयन की संख्या ले लो, ठीक है, किसी भी एक आयन की संख्या मल्टीप्लाई इट्स चार्ज, ये उसका होगा बैलेंसिंग फैक्टर। समझने के लिए जैसे ये देख लो, कैल्शियम फास्फेट है, अबे हमें इसका बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए, तो क्या करें, किसी को भी ले लेते हैं, मैं दोनों से करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों केस में सिमिलर आएगा। पहले मैं कैल्शियम ले रहा हूँ, कैल्शियम पे चार्ज कितना है +2, तो इसकी संख्या कितनी है 3, चार्ज कितना 2, बैलेंसिंग फैक्टर कितना आया 6। क्लियर, अब क्या कर रहे हैं हम, सेकंड केस में फास्फेट ले रहे हैं, फास्फेट का चार्ज कितना होता है बेटा आपका -3। आपको याद रखना है कि जो भी हमें चार्ज लेना है वो मैग्नीट्यूड में लेना है, आयन के साथ नहीं लेना है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव के टर्म्स में नहीं लेना है। फास्फेट का नंबर कितना है, यहाँ 2 होगा बेटा, फास्फेट का नंबर कितना है 2, इसका चार्ज कितना है 3। तो किसी के भी केस में करो आप ऐसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे और भी कुछ ले सकते हो आप, जैसे मान लो हमने ले लिया क्या Al2 SO4 का होल थ्राइस, ये ले लिया। अब इसमें भी निकालो आप, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना है यहाँ 2 है, और इस पे चार्ज कितना है +3 का, तो कितना हो जाएगा, किसी भी चार्ज की संख्या 2, इस मल्टीप्लाई इसका चार्ज कितना हो गया 6। सल्फेट ले लो, कितना है नंबर 3, चार्ज कितना 2, तो ये तो साल्ट का ऐसे ही निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा। क्लियर, तो देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका बैलेंसिंग फैक्टर डिपेंड करता है कैसे, देखो ये होता है कि ये होगा बैलेंसिंग फैक्टर इक्वल टू होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाई आईसी। अब यहाँ आईसी क्या है, आईसी है इनर कोफिशिएंट। जैसे मान लो ये हो गया K2Cr2O7, इसका एसिडिक रिएक्शन में ये Cr ड्राई पॉजिटिव और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, तो इसमें हमें चाहिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे आप, देखो इस पे निकालोगे चार्ज कितना आएगा +6 का, और ये कितना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 3। और आईसी क्या होता है बेटा, आईसी होता है इनर कोफिशिएंट, और इसका इनर कोफिशिएंट ये है, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया। समझ गए आप, जैसे ले लो क्या I2Na2S2O3, इससे रिएक्शन कराया, क्या बन गया 2NaI प्लस Na2S4O4। ठीक है, ये बन गया। तो अब क्या करना है, अब देखो क्या करोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मुझे आयोडीन का चाहिए, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है -1, तो चेंज कितने का हुआ बेटा 1 का, लेकिन इसका आईसी कितना है 2, तो 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 2। तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 2, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 6। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। ठीक है, आई होप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना हो गया इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में हम यूज करेंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा जो है वो है
कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स के रूप में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हमने क्या लिया, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किस में लेते हैं, ग्राम पर लीटर में। स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितना ग्राम 1 लीटर में घुला है वही उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम। ये किस में होगा, लीटर में। अगर आप ml में लोगे तो क्या करोगे बेटा, 1000 से डिवाइड करोगे, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो वॉल्यूम अगर ml में लेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, ये हो गए स्ट्रेंथ। अब आती है आपकी क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, एक मोल, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही तो होगा। मोलैरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम, अगर लीटर में लेंगे तो ये होगा, और अगर आपने क्या लिया ml में लिया तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, दूसरा ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, अब देखो आपने मोलैरिटी बराबर मोल, और ये तो किया, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये लिख सकते हो मोल की जगह, वॉल्यूम लीटर में। और बेटा देखो वेट अपन वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है, तो बस यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये रिलेशन भी आप यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, आता है परसेंटेज। आपने सुना होगा परसेंटेज, मतलब परसेंटेज इन द सेंस कि परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और एक होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको परसेंटेज वेट बाय वेट भी कहते हैं, इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, और इसको परसेंटेज वेट बाय, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई x% बाय वेट दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें x ग्राम आपका सॉल्यूट होगा। क्लियर, सेम यहाँ पे अगर x% बाय वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम कहा, तो इसका मतलब होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में आपका कितना होगा, x ml सॉल्यूट का होगा, ठीक। सेम अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोला, तो परसेंटेज अगर x% लिया तो इसका मतलब होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में आपका x ग्राम सॉल्यूट होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन में आता है कि 10% NaOH सॉल्यूशन ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर आपने 100 ml NaOH सॉल्यूशन लिया है, मतलब 10% वेट बाय वॉल्यूम लिया है, तो 100 ml NaOH सॉल्यूशन में जो 10 ग्राम है वो NaOH घुला होगा, बाकी जो 90 ग्राम है वो वाटर होगा। इसका मतलब ये है, इस सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर डेंसिटी दी गई हो तो मोलैलिटी और नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो देखो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो और डेंसिटी दी गई हो, तब मोलैरिटी इक्वल टू होता है 10 इंटू डी इंटू परसेंटेज बाय वेट, या वेट बाय वेट मानो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये एक फार्मूला होता है जिससे अगर आपको डेंसिटी दी गई हो, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया गया, तो इसको आप कर सकते हो। सेम अगर यहाँ नॉर्मलिटी पूछे आपसे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है बेटा, सेम वही करोगे, परसेंटेज बाय वेट, और जहां पे आपने मॉलिक्यूलर वेट लिखा था वहां पे क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट कर दोगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंसिंग फैक्टर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज बाय वेट इनटू बैलेंसिंग फैक्टर, या फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इससे आपको नॉर्मलिटी भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट है, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो फिर हमें मोलैरिटी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट कर दो आप,
तो अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये मोलैरिटी निकालने का एक और फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यही नॉर्मलिटी पूछे तो सेम वही काम करो आप, 10 इंटू परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, ये तो होगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एक ये तरीका है निकालने का। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है अपना मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालना है आपको। मोलैलिटी होगा, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें चाहिए, kg में। क्लियर, मल्टीप्लाई करोगे किससे आप, अगर देखो kg में है तो ऐसे ही रखोगे आप, और अगर किसमें दिया है, ग्राम में अगर आपने सॉल्वेंट का वेट लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर, एक फार्मूला हो गया मोलैलिटी का ये। अब आता है, अगर डेंसिटी दी गई है, मोलैरिटी दी गई है, मतलब डेंसिटी दी गई है, मोलैरिटी दी गई है, मोलैलिटी पूछ रहे हैं, मतलब इन तीनों में क्या रिलेशन। तो इसके लिए एक रिलेशन है बेटा, D इक्वल टू M, मतलब मोलैरिटी 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट आउट करो और सीधा सीधा आंसर याद करो। ठीक है, और अभी आपके पास टाइम है, इन क्वेश्चनों को आराम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक फार्मूला इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। दूसरा आता है, मोल फ्रैक्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ कि मोलैलिटी क्या होगी। तो बेटा आता है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होगा 1000 अपॉन मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको यहाँ बता दूं। इसको याद करने का तरीका ये है कि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये है तो क्रिस क्रॉस कर लो। मतलब क्रिस क्रॉस का मतलब ये है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऊपर है तो नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। कंफ्यूजन ये होगी कि सॉल्यूट ऊपर है कि सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट ज्यादा होता है इसलिए ऊपर होगा, और क्रिस क्रॉस मतलब हम यहाँ सॉल्वेंट का ही बोल पाला है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपको पता है, n इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इक्विवेलेंट वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट होता है बेटा, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट करोगे ये हो जाएगा इनटू वॉल्यूम लीटर में। अगर यही करते आप वेट अपॉन ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम अगर आपने ml में लिया तो बेटा इसको क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक फार्मूला हो गया नॉर्मलिटी का आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, इससे पहले बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से पहले मैं थोड़ा हाइड्रोजन परऑक्साइड वाले कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करूं। आपने देखा होगा मोल कॉन्सेप्ट में आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का वॉल्यूम, और इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ पूछते हैं और आपसे पूछते हैं नॉर्मेलिटी। आता है ना कि 10 वॉल्यूम हमने अगर H2O2 लिया तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी, और ऐसे करके आता है। तो देखो मान लो बेटा जो वॉल्यूम है उसको हमने x से डिनोट किया, तो ये होगा वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 यूज्ड इन ml। क्लियर, जैसे क्वेश्चन ये आता है कि हमने 10 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज किया और उससे हमें 20 ml
ऑक्सीजन गैस मिलती है, तो बताओ उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितने वॉल्यूम का, वो H2O2 है। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ x किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम को। ठीक है, अब आता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बराबर होगा बेटा 17x, x मतलब वॉल्यूम अपॉन 5.6। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा, नॉर्मेलिटी अगर आपसे पूछते हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन 5.6। एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। जैसे बोल दिया कि 30 वॉल्यूम H2O2 मैंने ले लिया, तो इसकी आप स्ट्रेंथ बताइए। तो यहाँ 30 क्या है, x है। क्लियर, ओके। एक और आता है बेटा कंसंटेंस आपको ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर, तो ये क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट into 10 to the power 6। क्लियर, ये होता है ppm। ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लिख लो और रिवाइज कर लो। ओके, नेक्स्ट है, अभी मैं बात कर रहा था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है बेटा, देखो केमिकल इक्विवेलेंस ये होता है कि अगर मान लो कोई सबस्टेंस किसी को पूरी तरह खत्म कर रहा है, खत्म करने के अंदर मीन्स आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कोई 10 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है कोई 20 ml NaOH, कितने नॉर्मलिटी का, 0.02 नॉर्मल का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें नॉर्मलिटी पूछ लेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, ये सब पूछ लेगा। ठीक है, मोल पूछ लेगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो इसके लिए आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओगे। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, वो ये कहता है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपने H2SO4 का यूज किया है, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट आपका NaOH का यूज होगा। ठीक है, मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तभी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन या कंप्लीटली रिएक्शन होगी। अगर ग्राम इक्विवेलेंट अगर टर्म्स यहाँ नहीं यूज करोगे तो हो सकता है कि अगर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कह सकते हो आप, ये इक्वेट होगा, मतलब इक्विवेलेंट होगा किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के। ठीक है, मतलब या तो इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा या तो मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा, तभी ये कंप्लीट रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट के फार्मूले में मैं आपको बता दूं, मिली इक्विवेलेंट के फार्मूले बता दूंगा तो आपके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। तो बेटा अब मैं बता रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला है, देखो अगर मोल दिया हो तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है N into F। F क्या है यहाँ पे, फैक्टर। दूसरा, वेट दिया हो तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट। तीसरा, अगर मोलैरिटी दी गई हो तो क्या करोगे, इसमें फैक्टर इनटू वॉल्यूम किस में लोगे बेटा, लीटर में। क्लियर, ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर नॉर्मलिटी दिया हो तो क्या करोगे, वॉल्यूम किस में लोगे, लीटर में। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला अगर वॉल्यूम दिया है तो क्या करोगे, तो बस वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो इसको क्या करोगे, 22.4 से डिवाइड कर दोगे इनटू बैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये कुछ जो फार्मूले हैं जो ग्राम इक्विवेलेंट को बताते हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है बेटा, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको इसको आप लिखते जाओ। ठीक है, एक बार मेरे वीडियो से समझ लो, और ये लास्ट के टाइम आपको रिवीजन करने में फार्मूले में बहुत आसानी होगी। बाकी एक्सप्लेन वीडियो बहुत है, मैं एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ कि ये फार्मूले हैं और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। इससे ज्यादा मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्विक रिविजन करा रहा हूँ कि एक बार आप गो थ्रू होके चले जाओ फार्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट है तो क्या करोगे आप, मिली इक्विवेलेंट है तो कुछ नहीं करोगे, सीधा सीधा सेम फार्मूले वही हैं, बस
यहाँ जो नॉर्मलिटी इंटू एफ दिया है इसमें क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दिया है, इसमें भी क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। मोलरिटी का टर्म्स है, मोलरिटी इंटू फैक्टर करो, लेकिन ये अब जो वॉल्यूम लोगोगे किसमें लोगे बेटा ml में, तो ये मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। सेम केस नॉर्मलिटी के केस में क्या करोगे, वॉल्यूम ml में ले लोगे तो आ जाएगा आपका मिली इक्विवेलेंट। अगर वॉल्यूम दिया, अब वॉल्यूम ये किसमें होगा ml में, ठीक है 22.4, ठीक है ये 22.4 इंटू बैलेंसी फैक्टर कितना है बस वो, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका मिली इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट के फॉर्मूले आ गए। अब एक क्वेश्चन मैं करा दूं आपको जिससे आपको लगे कि नहीं हाँ ठीक है कुछ तो काम की बात हो रही है। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो कोई सोल्यूशन है जिसमें क्या लिया है ने आयरन सल्फेट लिया है, मतलब फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का मिक्सचर लिया है, ठीक है क्लियर। और ये मिक्सचर कितना है 3 मोल है, 3 मोल हमने मिक्सचर लिया है किसका, फेरस सल्फेट का और फेरिक सल्फेट का। और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें KMnO4 की जरूरत पड़ रही है एसिडिक मीडियम में, और वो कितनी जरूरत पड़ रही है 2 नॉर्मल 500 ml, क्लियर। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आयरन सल्फेट का मोल फ्रैक्शन बताओ। क्वेश्चन समझ गए आप कि कोई मिक्सचर है फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का, इन दोनों को मिला के 3 मोल है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें KMnO4 के 2 नॉर्मल 500 ml की जरूरत पड़ रही है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 पता, ठीक है बेटा। अगर रिएक्शन इक्वेट हो रही है ऑक्सीडाइज हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा इन दोनों के मिक्सचर का वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, यही तो होगा। अब देखो पहले बात तो ये जान लो कि ये जो KMnO4 है इन दोनों में से रिएक्ट किससे करेगा। तो देखो बेटा KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन शो करेगा बेटा। इसमें आयरन +3 फॉर्म में और इसमें आयरन +2 फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है +2 फॉर्म में और यहाँ पे +3 फॉर्म में। ये किस में कन्वर्ट होगा Fe ट्राइपॉजिटिव, यही तो होगा। अरे Fe ट्राइपॉजिटिव में ही तो होगा। इसका मतलब ये जो Fe2SO4 होल थ्राइस है इसमें इसका कोई यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज KMnO4 सिर्फ इसी को करेगा, इसको तो करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब जितना KMnO4 ये यूज हो रहा है वो इसके लिए यूज हो रहा है ना कि इसके लिए, ठीक है इतना समझ गए। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इक्वेट करेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब बस इसमें FeSO4 का मोल निकाल लेंगे, तो मोल बराबर मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट यही तो होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 2, वॉल्यूम दिया है लीटर में चेंज कर लेते हैं 1000 कर लो, क्लियर। ये हो गया बैलेंसी फैक्टर n इंटू वी, बताया था ग्राम इक्विवेलेंट बराबर किया, n की वैल्यू हमें चाहिए। और बेटा फैक्टर कितना है, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैंने बताया था कि फैक्टर की वैल्यू क्या होती है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू IC। बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है +2 से 3 में जा रहा है तो 1, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इसमें कोई IC नहीं तो बैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। तो बैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 1/2 तो 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो FeSO4 की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब ये 1 मोल है तो टोटल 3 मोल है, तो Fe2SO4 कितना हो गया सेकंड, 2 मोल ये हो गया 1 मोल हो गया। मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल ऑफ FeSO4 अपॉन टोटल मोल, यही तो होगा, मोल फ्रैक्शन यही तो होगा। तो मोल इसका कितना है 1, टोटल मोल कितना 3 है, तो 1/3 इसका आंसर। ओके, आई होप आप चीजें समझ पाए हों। नेक्स्ट आता है बेटा डेंसिटी और वेपर डेंसिटी।
ये दो टर्म्स आपने सुने होंगे। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होगा। और वेपर डेंसिटी होती है बेटा आपकी मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, ये होगी वेपर डेंसिटी। क्लियर? आई थिंक ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमने खत्म कर लिए हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टाइचियोमेट्री। स्टाइचियोमेट्री पे आ रहा है। स्टाइचियोमेट्री में आपने पढ़ा होगा मीन मॉलिक्यूलर मास पूछते हैं, मीन मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये होता है n1x1 प्लस n2x2 अपान x1 प्लस x2। ऐसे आपने क्वेश्चन किया होगा कि दो आइसोटोप हैं इसमें उसका, तो ये क्या होता है बेटा? परसेंटेज ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। ठीक है, x क्या होता है? परसेंटेज होता है। एक फार्मूला ये हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अब आता है, आपने पढ़ा होगा लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर वाले आपने क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। इसको कैसे करना है बेटा? लिमिटिंग फैक्टर निकालना है किसी क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका नीट 2014 में आया था, इसी के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं कैसे होगा लिमिटिंग फैक्टर। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, तो इनको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? उन्होंने मैग्नीशियम 1 ग्राम लिया था और ऑक्सीजन कितना लिया था? 0.56 ग्राम। और पूछ रहे थे कि रिएक्शन होने पे कौन सा सब्सटेंस बचेगा और कितना बचेगा। ये रिएक्शन था बेटा। इसको इक्वेट करोगे तो ये 1/2 O2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये किसका क्वेश्चन है? ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का है। कैसे होगा ये बताओ। आपको पता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ये पूरी तरह रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। हाँ, और लिमिटिंग रिएक्शन ढूंढेंगे कैसे? तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करो आप कि जो सबस्टेंस दिया गया है उसका मोल, फॉर लिमिटिंग रिएजेंट मोल अपॉन स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या करो आप? रेशियो लो। ये जो रेशियो आया, मान लो ये रेशियो R1 आया। क्लियर? और ये जो रेशियो जिसके लिए मिनिमम आएगा वही क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर होगा, और वही पूरी तरह कंज्यूम होगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे। अब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों के लिए हमने निकाला क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे? देखो ऐसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला था कि हमें मोल अपॉन स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लेना है। यहाँ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 मोल। वेट दिया है 24/1, कितना हो जाएगा? 1/24, यही तो होगा। यहाँ देखते हैं ये कितना है? 0.56, 32 करोगे बेटा इधर हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में बताओ किसकी वैल्यू कम है? ऑब्वियसली बेटा इसकी वैल्यू कम है, और इसकी वैल्यू कम है तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा आपका? ऑक्सीजन बेटा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो पूरी तरह खत्म होगा, मतलब रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं बचेगी। क्या बचेगा? मैग्नीशियम बचेगा। क्लियर? कितनी चीजें आप समझ गए हो? बस आप इस रिएक्शन को कर देते हैं। आपको पता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा और कुछ आपको बता दूं। ठीक है, क्या बताऊंगा मैं? ये देखो स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले जो क्वेश्चन है उसके करने के सबके अपने तरीके हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मैं सिंपली तरीका बता रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में आए तो अप्लाई करना, नहीं आता है तो बिल्कुल जो आपको आ रहा है बेटा उससे करो। ठीक है, देखो जैसे यहां से मैं ये कहूं कि अगर इसमें रिएक्शन को रीड करूं तो देखो मैं ये कहूंगा कि 1 मोल मैग्नीशियम हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। मतलब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि 24 ग्राम मैग्नीशियम है वो आपके 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। क्या बात सही है? सही है। क्यों? क्योंकि 1 मोल 24 ग्राम के बराबर, इसका आधा मोल 16 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर होगा। ठीक है, अब रिएक्शन में क्या कह रहा है? लिमिटिंग कौन है आपका? वो। तो मैं ये कहूं कि 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है क्या वो 24 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रही है? तो इसका मतलब कि 0.56 ग्राम जो ऑक्सीजन होगी वो कितने से रिएक्शन करेगी?
जाहिर सी बात है 24/60 इंटू 0.56। क्लियर होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा 0.84। क्लियर। 0.84 ग्राम से क्या करेगी, ये जो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगी। क्लियर। तो बस 0.56 0.84 से रिएक्शन करेगी तो मैग्नीशियम कितना बचेगा, बस 1 ग्राम लिया था, कितना रिएक्ट हो गया 0.84, तो कितना बचा 0.16 ग्राम। क्लियर। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम बचेगा और कितना बचेगा ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा बेटा इसमें और आता है आपका मीन मॉलिक्यूलर मास, फिर उसके बाद AMU, इन सब टर्म्स की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतना करके जाते हो तो आपके क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के निकल ही जाने हैं। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट इसी लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा आपने पढ़ा होगा A, ये इधर क्या होता है Z, इधर ये होता है। ये क्या है बेटा, यहाँ एटॉमिक मास, और Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब आता है इसमें पूछते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो ये होता है Z प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है तो आप निगेटिव करोगे और निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो प्लस करोगे। दूसरा आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बेटा Z। इसके बाद आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कितना आएंगे, ये होते हैं बेटा आपका A माइनस Z। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट आता है, कभी आपसे पूछता है E/M रेशियो। ठीक है, E/M रेशियो पूछता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ये 4 पार्टिकल दे देगा और E/M पूछेगा। तो इसके लिए याद रखो आप ईट पर अब नाच। ठीक है, ये पूछता है ईट पर मतलब E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, अब फॉर अल्फा और N फॉर न्यूट्रॉन। ये होता है क्या, चार्ज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब E/M रेशियो का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। बस ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो और क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसमें हम क्या बताएंगे आपको, अब आता है बता रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसका फार्मूला होता है R0 AK 1/Q, और ये क्या होता है, ये बेटा यहाँ पे क्या है आपका एटॉमिक मास, यही तो है। क्लियर। अब यहाँ पे जो R0 की वैल्यू है वो होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। क्लियर, ये होती है। ठीक है, इसके अलावा आता है पूछते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी, बोलूं मैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा बेटा, ये आता है आपका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻12 kg पर सेंटीमीटर क्यूब के रेशियो में आता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है आपका एटॉमिक मास के, मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास पे डिपेंड नहीं करती है और ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेटा बोहर कैलकुलेशन। बोहर कैलकुलेशन में आपका आता है कि एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल टू NH/2π। क्लियर, एक तो फार्मूला ये हो गया, यहाँ जो n की वैल्यू है होल नंबर होगी, एक बोहर कैलकुलेशन ये हो गया। अब आता है दूसरा एनर्जी डिफरेंस का। एनर्जी डिफरेंस होगा कि कहाँ कहाँ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है बेटा E2 माइनस E1, उससे कम होता है आपका E3 माइनस E2, और उससे कम होता है आपका E4 माइनस E3। ठीक है, अब इसके लिए जो रेशियो होता है वो होता है 27:5:1.75। ये जस्ट याद करने वाला है, सीधा सीधा ये पूछेंगे कि E2 E1 E3 E2 और E4 E3 का रेशियो बताओ, तो इस टर्म्स में होगा, सीधा आप इसकी वैल्यू लिख देना। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछते हैं ये कि एब्जॉर्प्शन। देखो कभी कभी कहते हैं कि कोई मान लो कोई शेल है, कोई इलेक्ट्रॉन है N2 से लेके N1 में जंप कर रहा है या फिर यहां से निकल रहा है, तो कितना एनर्जी मैक्सिमम कहाँ एब्जॉर्ब होगी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, देखो इमिशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा, दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे अगर मान लो इमिशन पूछे कि मतलब एनर्जी इमिशन कहाँ होगी मैक्सिमम, तो इसके लिए बेटा होता है, आप एक ट्रिक याद रखो, R मीन।
या अब यहाँ आर मीन का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इमिशन एनर्जी का कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है और उन्होंने दे दिया है N2 टू N1, N2 टू N3 एंड N5 टू N3 और N5 टू N1, ये दे दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम इमिशन के लिए आपको क्या रखना है, जो राइट वाला है वो मिनिमम होना चाहिए, और राइट में मिनिमम क्या है, देखो N1 ये भी है और N1 ये भी है, दोनों अगर सिमिलर आएंगे तो क्या करोगे, फिर लेफ्ट वाला मैक्सिमम रखो, लेफ्ट वाला मैक्सिमम ये है तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इसके लिए आएगा, तो इमिशन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम इसके लिए होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करोगे आप, इसको एल मिनिमम याद रखो। एल मिनिमम कैसे, देखो जैसे ये कहोगे किसके लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम होगा, जैसे मान लो L1 से किस में जंप कर रहा है, L3 में, L इनफाइनाइट से तुम्हारा जंप कर रहा है वो N होगा, N इनफाइनाइट से जंप कर रहा है N1 में, उसके बाद ये N1 से किस में कर रहा है, N4 में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, उसके बाद N2 से किस में कर रहा है, N3 में। तो क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम, इसके लिए क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब मैक्सिमम हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किस में होगा। तो देखो इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तब होगा जब लोअर से वो हायर जाएगा, तो इसमें तो होगा नहीं। अब बात करते हैं इनमें, तो क्या करोगे, लेफ्ट मिनिमम। लेफ्ट मिनिमम मतलब लेफ्ट मिनिमम कौन है, ये इन दोनों में है, तो उसमें राइट मैक्सिमम होगा, तो ये होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आता है तुम्हारा बोहर कैलकुलेशन में रिट्ज फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, ये होता है वेव नंबर। वेव नंबर इक्वल टू होता है 1 लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 N1 का स्क्वायर माइनस 1 N2 का स्क्वायर, यही होगा। क्लियर, जहां पे आर की वैल्यू बेटा क्या होगी, अगर याद रखना है तो ये देखो 6, 7, 8 और यहाँ 9 और ये 10 कर दो, इसको किस में लिखोगे, सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर, नेक्स्ट है, या फिर आर की वैल्यू को तुम अगर मीटर इनवर्स में लिखोगे तो 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर इनवर्स आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर लेमडा की वैल्यू पूछेंगे तो आपको पता है लेमडा की वैल्यू किस ना 1/r में निकालनी पड़ेगी आपको, तो बेटा इसकी वैल्यू मैं सीधा लिख दे रहा हूँ एंगस्ट्रॉम में, 1/r की वैल्यू होगी 912 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये वैल्यू भी आप याद रख लो, इसको आसानी होगी। जैसे मान लो लेमडा का वैल्यू पूछे, N1 N2 आपने आसानी से निकाल लिया, जेड भी पता चल गया, लेकिन अब वार किस में आ जाएगा, 1/r के टर्म्स में, फिर इसके लिए प्रॉब्लम होगी, तो ये आप वैल्यू यूज कर लोगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड आती है आपकी स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन, क्लियर, अब स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइन आपने देखा होगा लाइमन बामन, जब कोई सेल चेंज करता है तो स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है। तो स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी है बेटा, एक है आपकी लाइमन, ये स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं, लाइमन, बामर, पास्कन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद होगा बेटा फुंड और हैम्प्रे। ये है कुछ आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज है। ठीक है, इसमें बेटा लाइमन के लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है, बामर के लिए N1 की वैल्यू 2, इसके लिए N1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4, फुंड के लिए N1 की वैल्यू 5 एंड सो ऑन होती है। ठीक है, लाइमन में जो होता है बेटा ये यूवी रेडिएशन है, मतलब जो यूवी रेडिएशन है वो लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज में आएगा। बामर में आता है तुम्हारा बेटा विजिबल, और पास्कन से लेके हैम्प्रे तक ये आता है बेटा इंफ्रारेड में। ठीक है, अब आता है, पूछते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये होती है कि मान लो पूछेंगे कि अगर फर्स्ट लाइन हमें बताना है लाइमन के लिए, तो बेटा N2 की जो वैल्यू लिखोगे वो 2 हो जाएगी। अगर इससे ये इसमें जंप करेगा तो यहां होगा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रांजिशन है। मैं ये कहूं कि अगर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रांजिशन आपसे कह रहे हैं करने को, तो इसमें क्या होगा, ये थर्ड से जंप करेगा फर्स्ट में, तो ये जो होगा ये सेकेंड लाइन ऑफ ट्रांजिशन होगा। ठीक है, इसको आप समझ लो। जैसे ये कह रहे हैं कि पूछेंगे कि बताओ आपको कि फोर्थ लाइन ऑफ ट्रांजिशन बताना है, किसके लिए, बामर के लिए। ठीक है, तो क्या करोगे, N1 की वैल्यू बेटा 2 रखोगे और N2 की वैल्यू क्या लिखोगे, फोर्थ कह रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा,
थर्ड से करेगा फर्स्ट, 4 5 6, तो कितना हो जाएगा? जब ये 6 से करेगा तो n2 की वैल्यू 6 होगी, तभी तो होगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ऐसे पता कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिशन, ठीक है। और इसमें वैल्यू पूछते हैं लेमडा अपान लेमडा मैक्सिमम अपान लेमडा मिनिमम, किसके लिए? लाइमन के लिए। और इसकी वैल्यू अगर याद कर लो तो बेटा ज्यादा सही है, होती है 4/3 मतलब 1.33। क्लियर? लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम बामर के लिए क्या होगा? ये होगा बेटा 9/5 इक्वल टू 1.8। ठीक है, ये जब भी क्वेश्चन आएगा एज सच आएगा। क्लियर? इसमें कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे और अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट और इसमें क्या होगा? नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, पूछते हैं आपसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब क्या? डेल्टा एन, यही तो पूछेंगे। और इसकी वैल्यू आपने फार्मूले में पढ़ा होगा, ये होता है n2 माइनस n1 प्लस 1/2। क्लियर? ये आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्लियर? लेकिन यहाँ पे मैं एक फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ बेटा, अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको याद रखना है तो बस समेशन ऑफ डेल्टा एन कर लो। अब ये कैसे होगा? जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो n1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, n2 की वैल्यू 5 है और n1 की वैल्यू 1 है, तो बताओ जब यहां से यहां जंप करेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी? ठीक है, मैं देखो बेटा इस मेथड से भी करके बता दे रहा हूँ, इस मेथड से। देखो डेल्टा एन होगा, डेल्टा एन मतलब समेशन, तो अगर डेल्टा एन इसका निकालो तो इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर? पहले हम इस मेथड से कर रहे हैं। n2 की वैल्यू कितना? 5, n1 की वैल्यू 1, ये 5 माइनस 1 प्लस 1। क्लियर? और यह हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 5/2, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा? 10। तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ गए? 10। लेकिन इसको समेशन से करो, इसका समेशन कैसे निकालोगे? यहाँ 4 का समेशन निकालोगे तो 4 3 2 1, टोटल जोड़ लो, टोटल जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ऐसे देखो। मान लो किससे कर रहा है? n3 से जंप करके आ रहा है n1 में, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछे हैं। इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, n4 से लेके n1 में जंप कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए बेटा। इसको सीधा डेल्टा एन का समेशन कर दो। कैसे करोगे? डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, तो 3 का समेशन क्या होगा? 3 2 1, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ जाएंगी? 6। फार्मूले से भी करोगे तो वही आएगा, इससे भी करोगे तो यही आएगा। तो ये आसान तरीका है, जैसा आप चूज कर लो। नेक्स्ट आता है आपके लिए क्या? नेक्स्ट आता है कुछ जो बोर के कैलकुलेशन है उनको, जैसे रेडियस। रेडियस क्या होती है? रेडियस का फार्मूला होता है बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर e स्क्वायर। क्लियर? इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ये हो गया रेडियस का मतलब। बोर में अगर रेडियस पूछते हैं तो ये कैलकुलेशन आप यूज करोगे। दूसरा, रेडियस के बाद क्या है? टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन या टाइम पीरियड पूछेंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है? ये देखो, ये होता है t इक्वल टू 2 पाई r अपान v इंटू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। क्लियर? ये किसका होगा? ये होगा तुम्हारा किसका? टाइम पीरियड का फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो उसके लिए क्या करोगे? ये होता है v इक्वल टू हो जाएगा NH अपान 2 पाई m r। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 21.8 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू z बाई n। ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फार्मूला ये हो गया। ठीक, अब आता है एनर्जी का फार्मूला। क्लियर? एनर्जी, देखो एनर्जी क्या होती है आपको पता है? टोटल एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है।
आपको पता है कि ये है पॉजिटिव चार्ज और इसके अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r लो आप, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये होती है हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मान लो ये z हो गया तो ये हो जाएगा ZE/r। यही तो होगा, ये चार्ज क्या होगा, माइनस में होगा, यही तो होगा। क्लियर। अब देखो बेटा, ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके लिए क्या हो चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल। और ये कौन देगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो देगा। तो इसको कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करेगा ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएगा, ये mv²/r, ये हो जाएगा क्या, ZE²/r²। यही तो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस यहां से ये पुट आउट कर लो, ये कट आउट हो गया। तो mv² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ZE²/r। ठीक है, ये वैल्यू पुट आउट कर लो, तो यहाँ हो जाएगा हाफ ZE²/r, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि चार्ज है, तो ये हो जाएगा ZE²/r। तो यहाँ से जब टोटल एनर्जी निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी कितनी, हाफ Z माइनस का हाफ ZE²/r। ये हो गई क्या आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, बस अब यहाँ से रिलेशन स्टेब्लिश कर लेते हैं। कैसे रिलेशन स्टेब्लिश होगा, देखो यहीं पे रिलेशन में स्टेब्लिश करा दे रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी बेटा ZE² लिख दोगे तो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ZE²/r। ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी कितनी है, ZE²/r, यही है। और टोटल एनर्जी क्या है, ये तो दे ही दिया है, माइनस का हाफ ZE²/r। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बिल्कुल ये रिलेशन सही है, देखो क्योंकि माइनस है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, देखो जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, जस्ट आधा है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का तुम हाफ कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में ही है। क्लियर, तो ये होगा। नेक्स्ट है क्या, तुम्हारा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, तो 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर, ये वैल्यू क्या है, माइनस में, ये वैल्यू प्लस में है, तो ये कितना होगा, माइनस। तो ये हो गया, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन हो गया, ये रिलेशन आप याद कर लो। नेक्स्ट है आपका आता है क्या, नेक्स्ट आता है आपका कि एनर्जी डिफरेंस कैसे निकाले। तो एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है माइनस का 13.6 इंटू, ये होगा बेटा आपका माइनस का 13.6 Z²/n²। ठीक है, और ये वैल्यू किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर, अगर वैल्यू किसमें दो, जूल पर मोल में हो तो क्या होगा, ये होगा माइनस 1312 इंटू Z²/n²। और ये किसमें होगा, ये होता है बेटा जूल पर मोल में। ठीक है, और जूल पर एटम में पूछे तो वो कितना होगा, वो होता है माइनस का 21.8 इंटू 10⁻⁻12, सॉरी 12 नहीं होगा, 19, 10 कितना होगा, 19 Z²/n²। ठीक है, और ये किस में होगा, जूल पर एटम में। बेटा एनर्जी की वैल्यू माइनस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया टोटल एनर्जी निगेटिव होती है क्योंकि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड कर रहा होता है। तो ये हो गया एनर्जी। ठीक है, अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी डिफरेंस बताना है। दे देंगे कि N2 की वैल्यू 5 है और ये जंप कर रहा है, N2 की वैल्यू 5 है, N1 की वैल्यू कितनी है, मतलब ये N1 हो गया बेटा 5 से वो जंप कर रहा है किसमें, 3 में जंप कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कितनी आएगी, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो या तो फिर बेटा 5 के लिए आप एनर्जी निकालो, फिर 3 के लिए निकालो, दोनों को डिवाइड करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि जो चेंज इन एनर्जी का डिफरेंस है उसके लिए वही रेड्स का फार्मूला लगाओ, RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही करोगे आप। अब यहाँ जो R की वैल्यू है बस वो बेटा चेंज कर दो। R की वैल्यू चेंज क्या करोगे, रिट्ज में R की वैल्यू अलग थी, यहाँ पे कुछ R की वैल्यू अलग हो जाएगी। कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है तो कितना ले लोगे, प्लस का 13.6। याद रखना केवल एनर्जी निकालोगे तो माइनस करोगे और एनर्जी डिफरेंस लिखाओगे तो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है दूसरा, अगर जूल पर मोल में पूछे तो ये हो जाएगा 1312 जूल पर मोल में। ठीक है, प्लस का, और प्लस का ये हो जाएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻⁻
माइनस 19 किसमें, जूल पर एटम में। ठीक है, बस ये वैल्यू पुट आउट करो, n1 n2 की वैल्यू यहाँ रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, और z की वैल्यू क्या है, एटॉमिक, यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर, जिस एटम का पूछे आपसे। क्लियर, तो ये हो गया फॉर्मूला, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट और इसमें क्या हो सकता है, इसमें और आता है, बता आपको क्या, डी ब्रॉगली इक्वेशन आती है। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली रिलेशन, तो उसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, यही तो पढ़ा होगा। और एच इक्वल टू क्या होता है, एच क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। क्लियर, अब लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी कह सकते हो, या फिर अगर उसके टर्म्स में लिखोगे तो एच अपॉन हो जाएगा रूट 2m/ke, या ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है तो ये हो जाएगा 2m, और यहाँ हो जाएगा E और V क्या है बेटा, पोटेंशियल, और E क्या है, चार्ज है। तो ये हो जाएगा एक कैलकुलेशन बोहर के बीच में। ठीक है, डी ब्रॉगली का एक ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है, और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करने। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो आप, नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, फुल नहीं लिख रहा हूं मैं। ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा जाता है कि मतलब एक ही टाइम में आप वेलोसिटी और पोजीशन, मतलब इन सेम टाइम वी कैन नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आएगा, ये स्टेटमेंट आप बोल देना। एक्चुअली इसका जो फार्मूला होता है वो डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होता है एच अपॉन 4 पाई। ठीक है बेटा, डेल्टा पी डेल्टा एक्स में कुछ और भी कर सकते हैं, अगर इसको वी कर लो, डेल्टा एक्स कर लो, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। क्यों, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, एम वी, तो बेटा यहाँ वी रखोगे तो एम इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा एक और फार्मूला आता है बेटा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एक फार्मूला ये भी होता है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हो गए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आता है बेटा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अब क्वांटम नंबर में आपको पता है 4 क्वांटम नंबर है। पहली आपकी क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता दें बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप रेडियस निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है एनर्जी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, सारे कैलकुलेशन जो बोहर के हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकालते हैं। क्लियर, इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH अपॉन 2 पाई, तो यहाँ जो n है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये किसको डिनोट करती है, ये डिनोट करती है शेल को। ठीक है, अब आता है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी बेटा 2n²। ठीक है, और वहीं अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछे तो वो कितना होगा, n²। क्लियर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है और आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे तो इस फार्मूले को। नेक्स्ट आपकी आती है क्या, नेक्स्ट आती है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करोगे, इसको एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये बेटा बताती है सब शेल को। ठीक है, ये सब शेल को बताती है। दूसरा ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल भी बताती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगी, सब शेल बताएगी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये किससे निकालते हैं, ये निकालेंगे बेटा इससे, और इसका फार्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रूट L ब्रैकेट में L+1 आउट ऑफ रूट H अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा, H अपॉन 2 पाई को इस फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो H अपॉन 2 को HI के रूप में भी डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल
को डिनोट करती है और शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगी। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, पी के लिए कितनी होती है एल की वैल्यू 1, डी के लिए कितनी होगी एल की वैल्यू 2 और एफ ऑर्बिटल के लिए 3 होगी। ठीक है, यस का शेप क्या होता है आपको पता है, स्फेरिकल होता है, पी डंबल शेप, डी क्या होता है डबल डंबल शेप और एफ क्या होता है ये भी डंबल शेप होगा। क्लियर, तो ये सब हो गया, ये सब किसका काम है एजीमुथल क्वांटम नंबर का। ठीक है, अब आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है तो एल की वैल्यू एन से कैसे वैरी करेगी, तो एल की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 0 से लेके n-1 तक। एल की वैल्यू कितनी होगी 0 से लेके n-1 तक। क्लियर, बात समझ गए आप। अब नेक्स्ट क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या करती है, ये बता ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को डिनोट करती है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन कौन बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू होती है -l से लेके कितना +l तक होगी। ठीक है, अब ओरिएंटेशन इन द सेंस क्या है ये बात समझ लो आप। देखो जैसे मान लो कि अगर एल की वैल्यू कितनी है 2, तो एम की वैल्यू क्या होगी बेटा ये होगी -2 1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। ठीक है, और एल की वैल्यू 2 किसके लिए डी के लिए, तो देखो डी के लिए कैसे करोगे, देखो ये हो गया, इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होगा बेटा डी एक्स वाई, ये होगा डी वाई जेड, ये होता है डी Z2, ये होता है डी X2Y2 और ये होगा बेटा डी ZX। ठीक है, अब इसके लिए होगा -2 -1 0 +1 और इसके लिए हो जाएगा +2। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि Z2 के लिए डी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसके अलावा बेटा एक और ले सकते हैं कि मान लो L की वैल्यू कितनी है 1, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 0 और 1। ठीक है, +1। ये किसके लिए होगी, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है बस P, तो ये हो जाएगा PX PY PZ, ये हो जाएगा -1 0 और ये +1। तो ऐसे आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिनोट करती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा अगर क्लॉकवाइज स्पिन है तो इसका +½ लेते हैं, इसको S से डिनोट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसको बेटा -½ से डिनोट करते हैं। क्लियर, ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों क्वांटम नंबर हमने बता दिया। अब आता है बेटा अगर m की वैल्यू दी गई है, अब कुछ कैलकुलेशन में आपको बता दूं कि अगर n की वैल्यू दी गई है m चाहिए तो क्या होगा m इक्वल टू क्या लिख लोगे आप n²। क्लियर, समझ में आ गया, m की वैल्यू है तो n² कर लोगे। दूसरा और क्या पूछ सकते हैं आपसे, दूसरा पूछ सकते हैं आपसे ये कि अगर n की वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू दी गई है और m की वैल्यू पूछ रहे हैं तो क्या करोगे, मतलब m की वैल्यू कुछ दी गई है, n की वैल्यू भी कुछ दी गई है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या करोगे, तो इसके लिए क्या करोगे आप बेटा फॉर्मूला लगाओगे, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n-m। ठीक है, जब n की भी वैल्यू दी गई हो और m की भी वैल्यू दी गई हो तो ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मिल जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद आता है बेटा नोड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है नोड। नोड क्या होता है, नोड वो होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग्स बिल्कुल 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 0, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसी को कहते हैं नोड। और बेटा नोड है आपके क्या 2, एक है बेटा रेडियल नोड और दूसरा है आपका एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड स्फेरिकल नोड, इसकी वैल्यू होती है n-l-1। ठीक है, रेडियल नोड की वैल्यू पूछे। एंगुलर नोड या फिर इसको नोडल प्लेन भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है बेटा
एल के बराबर, ठीक है, एल के बराबर ही होगा, एन माइनस एल माइनस वन ये होता है। तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे, टोटल नोड हो जाएंगे आपके क्या, एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, यही तो होगा, मतलब एन माइनस वन। तो टोटल नोड पूछेंगे तो एन माइनस वन कर दोगे, नोड की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, लास्ट में एक आता है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और आपके बीच में रेडियस के बीच में वो खींचते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और रेडियस के बीच में ग्राफ आता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा भी आता है और कुछ जगह ग्राफ ऐसा भी आता है, ठीक है, ये यूं ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ पीक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये जो बेटा ग्राफ है किसके लिए है, 1s के लिए। तो जो नंबर ऑफ पीक्स होते हैं इसका फार्मूला निकालने का है बेटा कि ये होता है n माइनस एल, ठीक है, n माइनस एल, जितनी पीक्स चाहिए उसके लिए n माइनस एल की वैल्यू निकाल, नंबर ऑफ पीक्स पता चल जाएंगी। तो इसके लिए मतलब ये किसके लिए बेटा, 1s के लिए, n की वैल्यू 1, ये हो गया। ये सेकंड पीक है तो इसके लिए क्या कह सकते हो, 2s के लिए कह सकते हो या p के लिए कह सकते हो, 1p के लिए। तो क्लियर, तो ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर लगभग खत्म कर दिया है। कुछ तो जो देखो, ये मैंने वही पॉइंट बताए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी 90% है, ठीक है, और 10% के चक्कर में हम टाइम लॉस नहीं कराएंगे आपका। ओके, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा वो है आपका एटॉमिक और एक गैसियस स्टेज, गैसियस स्टेट, ठीक है, इसका रिवीजन कराएंगे हम आपको। अब आता है गैसियस सिस्टम में मेन फार्मूले। सबसे पहले तो बेटा एक यूनिट वाला आता है, वॉल्यूम को लेके हमें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, वॉल्यूम दे दिया, उसकी यूनिट अलग अलग दे दी, तो फिर क्या करें हम, तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो वॉल्यूम की अगर यूनिट दे दी गई है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि देखो, अगर वॉल्यूम की यूनिट किसमें दी गई है, लीटर में, तो 1 लीटर जो होता है ये बेटा बराबर होगा किसके, 1 डेसीमीटर क्यूब के, ठीक है। इसको तुम इक्वेट कर सकते हो 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के, या फिर इसको तुम ये कर सकते हो कि इसको 1000 ml के बराबर मान सकते हो, ठीक है, 1000 ml मान सकते हो, या फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हो या सीसी कह सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस यूनिट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो ये बेटा आप यहां से इसको याद कर सकते हो, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है गैसियस लॉ। गैसियस लॉ में आपने पढ़ा होगा क्या, आइडियल गैस इक्वेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन की, ये सभी को पता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, एक तो ये हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब बता आर की वैल्यू की बात करते हैं, तो देखो आर की जो वैल्यू है वो अलग अलग मतलब वैल्यू से, जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लोगे तो होगा 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर कैली इनवर्स मोल इनवर्स, ये होगी। अगर वैल्यू आर की वैल्यू हमें जूल में लेना है तो ये हो जाएगा 08.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अगर आर की वैल्यू कैलोरी में लेना है तो ये होगी 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्लियर। अब बेटा आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हो या पीएम इक्वल टू डीआरटी भी लिख सकते हैं। यहाँ डी क्या है बेटा, पी आपको पता है यहाँ पे प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये मोल है, ये गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। यहाँ डी बेटा क्या है आपकी डेंसिटी, और ये क्या होगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर। यहाँ से भी इस फार्मूले को भी याद रखो आप, आसानी से ये चीजें आपको आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैसियस लॉ। गैसियस लॉ में सबसे पहले बेटा क्या है आपका बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है बेटा, इसमें टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा होगा ये आएगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मतलब बॉयल्स लॉ के लिए हम ये कह सकते हैं कि तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्लियर। आप बॉयल्स लॉ के लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये होगा बेटा, इसमें क्या होता है प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, प्रेशर कांस्टेंट, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो V बाई टी मतलब V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2,
ठीक है बेटा, इसमें ग्राफ भी दिया जाता है, लेकिन आज तक ग्राफ को लेके आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं यहाँ ग्राफ आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। क्लियर? वैसे तो इससे भी नहीं आते, पर इसके एप्लीकेशन से आते हैं, सो मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेटा आपका है एमंटन्स लॉ। क्या है? एमंटन्स लॉ। एमंटन्स लॉ में क्या होता है? देखो, एमंटन्स लॉ में ये वॉल्यूम आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप क्या करोगे? P/T यूज करोगे। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब P1/T1 इक्वल टू P2/T2 आप यूज करोगे। ओके, समझ गए आप? अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें क्या करेंगे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपने पता है पार्शियल प्रेशर आप किसी भी गैस का होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, यही तो होता है। आपने ये पढ़ा है? अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जैसे मान लो कोई दो गैसें हैं, मान लो गैस ए है और गैस बी है। ठीक है, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन दिया है या फिर मॉलिक्यूलर वेट दिया है और पूछ रहा है कि क्या हमें वो चाहिए। तो देखो बेटा, इन दोनों का रेशियो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस है, मान लो ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये इक्विवेलेंट होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। या फिर इसको तुम कह सकते हो कि ये मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। क्यों? क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन ए निकालोगे तो क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस NB। सेम यही होगा, एक्स भी निकालोगे तो वही होगा, Na NB अपॉन Na प्लस NB, यही तो होगा। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बेटा एक कट आउट हो जाएगा, तो Na बाई NB हो गया। अगर बेटा हमने क्या ले लिया? इन दोनों का जो वेट है वो सिमिलर ले लिया, तो ये हो जाएगा MB बाई Ma। क्लियर? ये कब होगा? ये कब होगा? इसके लिए कंडीशन है जब हमने दोनों का वेट सेम ले लिया। मतलब जितना वेट हमने ए का लिया उतना वेट हमने अगर बी का लिया, तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, जिससे क्या होगा आपको आसानी से इस क्वेश्चन को अप्लाई करना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि एक है सल्फर डाइऑक्साइड किसी कंटेनर में और उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल प्रेशर है वो कितना है? 6 atm। तो दोनों का पूछ रहा है कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा, SO2 का और O2 का। और ये कंडीशन दी है कि W ग्राम हमने SO2 का भी लिया है और ऑक्सीजन का भी हमने W ग्राम लिया है। बस मैं ये कह सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर वेट हम सेम लें तो क्या होगा, इस रेशियो में हम ले सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इसका कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा बेटा? 32 और इसका 64, तो कितना आ गया? 1/2। अब 1/2 रेशियो आ गया। अब पार्शियल प्रेशर हमें SO2 चाहिए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, इसका मोल अपन टोटल मोल, तो पार्शियल प्रेशर SO2 कितना होगा? इसका मोल कितना? 1, टोटल में कितना? 3, मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से, कितना आ गया? 2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, क्या करोगे? इसका मोल 2 आ गया अपन टोटल मोल इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 4। तो इससे क्या हो गया? पता चल गया। क्लियर? एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन आती है कि आपको पार्शियल प्रेशर दिया कि नहीं गया, टोटल प्रेशर दिया नहीं गया, तो बस आप आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर लो PV इक्वल टू nRT से। ठीक है, अब यहाँ पे जो P है वो डिपेंड करेगा, अगर तुमने क्या ले लिया, मान लो अलग अलग गैसें हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ A चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो? मोल्स ऑफ A यूज करो। इसके लिए अगर मोल्स ऑफ अगर A रख दिया आपने, तो ये जो प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A के बराबर आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ B चाहिए तो क्या करो? मोल्स ऑफ B रख दो, एंड सो ऑन। ऐसे करोगे तो सीधा सीधा आपका पार्शियल प्रेशर मिल जाने वाला है। क्लियर? तो एक तरीका ये हो गया। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कुछ एप्लीकेशन समझ गया। नेक्स्ट है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो गैसों का डिफ्यूजन रेट है, गैस का जो डिफ्यूजन रेट है R, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ डेंसिटी के, या इसको कह सकते हैं रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस यहाँ से एक रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगी बेटा। मान लो दो गैसें हैं RA एंड RB, उसका डिफ्यूजन रेट का रेशियो क्या होगा? ये होगा RA बाई RB।
आपको पता है रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन वॉल्यूम बटा टाइम। तो बस वो चीज यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये करेंगे क्या हो जाएगा, VA अपॉन TA मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा TA बाई VB, यही तो होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ, रेसिप्रोकल है, MB बाई MA, और डेंसिटी के क्या होगा, DB बाई DA। क्लियर, समझ में आ गया। एक तो फार्मूला ये हो गया, समझ गए, मतलब रेट के जो टर्म्स दिए इस रेट से आप इसको फार्मूले को यूज कर सकते हो। एक तो फार्मूला आपका ये हो गया। अब आता है दूसरा फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला क्या है भाई, इसके लिए भी यूज किया जाए। देख दूसरा फार्मूला ये है, इसको ध्यान से आप समझना, क्योंकि ये इससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। क्लियर, मैं ये कहूं, ये जो फार्मूला है इसमें ये कहूं कि अगर पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कह रहे हैं कि अगर इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम, मतलब जो दोनों गैस है उनका अगर वॉल्यूम सेव कर दें तो फिर टाइम पूछेंगे। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, लिख दोगे आप TA बाई TB, ये हो जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ MA बाई MB। पहली कंडीशन समझ गए आप, जब वॉल्यूम सेम कर देंगे और टाइम रिलेशन पूछेंगे तो ये करोगे। दूसरा क्या करोगे, दूसरी कंडीशन ये है कि अभी क्या करेंगे दूसरे कंडीशन में, दूसरी कंडीशन ये है आपकी कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने टाइम सेम कर दिया है, सेम टाइम दे दिए हैं, फिर पूछेंगे कि बताओ उसका वॉल्यूम या मोल में रिलेशन क्या होगा। तो मोल या फिर वॉल्यूम, B का मोल या फिर B का वॉल्यूम, ये दोनों होंगे रूट ऑफ MB बाई MA के। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। जब टाइम सेम होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम सेम है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर वेट दिया हो, आपसे वेट पूछें तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए होगा वेट और टाइम में रिलेशन पूछेंगे तो वो होगा बेटा रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट A और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, ये होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, इससे ज्यादा बाहर आपके ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ना आएंगे। क्लियर, इतना समझ गए आप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कौन सा, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ से पहले हम क्या पढ़ेंगे, KTG। ठीक है, KTG। अब देखो बेटा KTG के 4 पोस्टुलेट हैं। ठीक है, वो पोस्टुलेट मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, बस आपको सुना दे रहा हूं, बस आप ध्यान से सुन लो। क्लियर, देखो पहला जो पोस्टुलेट है KTG का वो है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पहला पोस्टुलेट ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू गैसियस, जो कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस रखी गई है उसके वॉल्यूम के नेग्लिजिबल। पहला पोस्टुलेट ये है। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं करता है। सेकंड पोस्टुलेट इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, थर्ड पोस्टुलेट है कि जो कोलिजन होता है, मतलब थर्ड पोस्टुलेट ऑफ KTG इज कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक हेंस नो लॉस इन एनर्जी। मतलब थर्ड पोस्टुलेट के अनुसार एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। और फोर्थ पोस्टुलेट जो लास्ट पोस्टुलेट है कि उसमें जो है कि वो फोर्थ पोस्टुलेट आपका ये है कि मॉलिक्यूल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी हेंस विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी रेम सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी, लेकिन उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरा जो मॉलिक्यूल जो मूव करेंगे वो बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके 4 पोस्टुलेट, बेटा बुकों में लिखा है, बस मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, वो आप मेरी वीडियो सुन लोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है बेटा, मीन फ्री पाथ। आपने पढ़ा होगा
मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। और लेमडा क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? और मीन फ्री क्या पाथ होता है? मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजनों के बीच में जो ट्रेवल मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करता है गैसियस मॉलिक्यूल, उसी को क्या कहते हैं? लेमडा। और लेमडा टेम्परेचर के डायरेक्टली और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब बता, आपने पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू क्या होता है? 1/3 m VRMS का स्क्वायर। एक फार्मूला याद है, ये एक फार्मूला है। क्लियर? और ये बेटा यहाँ VRMS क्यों लेते हैं? देखो VRMS जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे VRMS यूज किया जाता है। ठीक है। ये क्या है? KTG इक्वेशन है। ठीक है, KTG इक्वेशन ये है। अब KTG इक्वेशन से बेटा यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 3/2 PV, या फिर इसको 3/2 RT भी लिख सकते हो आप। ठीक है। ये किसके लिए है? ये बेटा 1 मोल गैस के लिए। ओके, नेक्स्ट। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा 3/2 KT। ठीक है, 3/2 एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ये है बेटा आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको लिख सकते हो आप एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी को भी आप यही कह सकते हो, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इसी को कह सकते हो। ठीक है। अब आता है बेटा डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज में क्या होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज में बेटा पहले ही आपको पढ़ा होगा VRMS, फिर आपने पढ़ा होगा V एवरेज, और फिर पढ़ा होगा V मोस्ट प्रोबेबल। 3 टाइप की वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है। इसमें पूछता है बेटा अगर मैग्नीट्यूड के बेसिस पे इनका मतलब कौन सबसे ज्यादा होगी, तो VRMS सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम एवरेज होगी, फिर उससे ज्यादा होती है आपकी एवरेज मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होती है। अब इन तीनों वेलोसिटी का अगर रेशियो पूछे तो वो होता है बेटा 1:, ये होगा 1.12 और ये होगा बेटा 1। कैसे याद रखोगे? VRMS याद रख लो, इसका कितना होगा 1.24। अब 0.12 माइनस करते जाओ, इसमें से 0.12 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 1.12, इसमें से 0.12 माइनस करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा? रेशियो। ठीक है। अब VRMS एवरेज मोस्ट प्रोबेबल में कैसे याद रखोगे कि कौन कितना जाता है? तो इसके लिए याद रखो राम, मतलब VRMS सबसे ज्यादा, फिर उससे कम एवरेज, फिर उससे कम मोस्ट प्रोबेबल। अब आता है इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसकी वैल्यू होती है, देखो इसके लिए होगा √3RT/m। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होता है 8/πRT/m, या फिर इसको तुम लिख सकते हो 2.5 RT/m, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल क्या है? 2 RT/m। ठीक है, एक तो ये फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला तुम क्या कर सकते हो? दूसरा प्रेशर के टर्म्स में लिखो PV/m, ये फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो जाएगा 2.5 PV/m, और यहाँ पे हो जाएगा 2 PV/m। एक तो फार्मूला ये हो जाएगा। अरे PV इक्वल टू NRT से लिख लो, तो RT की जगह पे क्या यूज कर सकते हो? PV/m यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक फार्मूला होगा तुम्हारा डेंसिटी वाला। डेंसिटी के टर्म्स में क्या होगा? 3P/d, मतलब यहाँ D क्या है? डेंसिटी। यहाँ पे भी होगा 3P/2.5 P/d, और यहाँ पे क्या होगा? 2P/d। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 फार्मूले हैं, ये आप याद कर लो, ये आपके लिए आसानी होगा। रेशियो ये होता है, कौन कितना ज्यादा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब आता है कि अगर अलग अलग मॉलिक्यूल दिए गए हैं तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए फार्मूला क्या है बेटा?
मान लो कोई N1 मॉलिक्यूल दिया गया है, उसकी वैल्यू क्या है x1, N2 मॉलिक्यूल है, उनकी वैल्यू x2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और जो N3 है वो क्या है x3 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, N1 मॉलिक्यूल x1 से मूव कर रहे हैं, N2 x2 से मूव कर रहे हैं और N3 x3 से मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए तीनों वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आता है। तो बेटा इसके लिए Vrms निकालोगे। RMS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर करो। तो जितनी वेलोसिटी है उनके मॉलिक्यूल का स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा N1 x1 का स्क्वायर प्लस N2 x2 का स्क्वायर प्लस N3 x3 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करें, इनका मीन ले लेंगे। तो मीन क्या करोगे, सबको जोड़ के इनकी वैल्यू को रख लोगे, N1 प्लस N2 प्लस N3। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन ले लेंगे। मीन ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, रूट ले ले, तो कितना 1/2। ये हो गया Vrms। V एवरेज क्या होगा, V एवरेज होगा तुम्हारा N1C1 प्लस N2C2 प्लस N3C3 अपन N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर, समझ आ गया। ये क्या हो गया V एवरेज। नेक्स्ट आता है V मोस्ट प्रोबेबल। बेटा V मोस्ट प्रोबेबल होगा, ये क्या होती है, मोस्ट पॉजिटिव वेलोसिटी, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल अगर कोई वेलोसिटी शो करता है तो वो मोस्ट प्रोबेबल, मतलब मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ग्राफ आता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के बीच ग्राफ होता है। ठीक है, तो बेटा मान लो कि एक ग्राफ कुछ यूं आ रहा है, ये टेम्परेचर T1 पे है, और दूसरा ग्राफ कुछ यूं आता है, ये टेम्परेचर T2 पे है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल कौन होगा, Vrms कौन होगा और ये कौन होगा। तो बेटा मैं आपको बताया था, सबसे जो मोस्ट प्रोबेबल होगी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा गेन करेगी, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये जो वेलोसिटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबल के लिए होगी। ठीक है, तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, उससे कम कौन ये था, V एवरेज, और लास्ट में क्या होती है RMS। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि ये T1 T2 में कौन ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा कि T1। तो बेटा मैं बताया था कोई भी वेलोसिटी लो, ये क्या होती है, रूट ऑफ RT/mk। क्लियर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ जा रही है, मतलब क्या होगा, T2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T1। तो ये होगा, मतलब T1 लेस देन T2। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तीसरा जो टोटल एरिया इन दोनों ग्राफ का, मतलब इसकी और इसकी, ये दोनों एरिया मान लो A1 और A2 है, तो ये एरिया अंडर का ग्राफ क्या होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। क्लियर, ठीक है। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो कम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये है और इसके पीक के हिसाब से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट इससे याद करने लायक है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा रियल गैस। ठीक है, रियल गैस या फिर इसको कह सकते हो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। बेटा रियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाइड करके PV इक्वल टू ZRT लिखते हैं। ठीक है, PV इक्वल टू ZRT। रीजन ये है कि जो रियल गैस है ये क्या करती है, डेविएट करती है आइडियल गैस इक्वेशन से, और जो Z है इसकी वैल्यू बेटा इसका नाम क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब Z की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गैस जो रियल है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। ओके, समझ गए आप, क्लियर। तो यहां से बेटा अगर हम Z की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगा, RT बाई, यहां से Z की वैल्यू क्या होगी, यहां से Z की वैल्यू बेटा ये नहीं होगा, देखो ये होगा। यहां से अगर आप Z की वैल्यू निकालो, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, Z की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहां से लिख रहा हूं, पिछले वाले इक्वेशन से आप देख लेना। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV बाई RT। ठीक है, ये होगा।
अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आइडियल गैस है तो बताओ, आइडियल गैस के लिए अभी बताया था कि Z की वैल्यू क्या थी, तो फॉर आइडियल गैस Z इक्वल टू क्या था 1, और Z की वैल्यू 1 था, तो इसका मतलब क्या था कि Z आइडियल गैस थी। अब हम कह रहे हैं रियल गैस के लिए, तो रियल गैस के लिए तो Z की दो वैल्यू हो सकती है। पहली Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और Z की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। तो बेटा Z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ये कैसा डेविएशन शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है गैसों के बीच में वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये कौन सा डेविएशन शो करेगी, निगेटिव डेविएशन। गैस निगेटिव डेविएशन शो करेगी, इसका मतलब इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अटैक करेगा, मतलब ज्यादा एक्ट करेगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा, तो बताओ ये गैस क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल। इसको कंप्रेस करना आसान नहीं होगा, तो ये क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल, ठीक। लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये मोर कंप्रेसिबल होगी, ठीक है, मोर कंप्रेसिबल। क्लियर, इतनी बात समझ गए आप। अब आता है नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है कि जो रियल गैस है और ये आइडियल गैस है ये डेविएट क्यों करती है हमारे एक्चुअल से। तो उसका रीजन है बेटा ये कि जो हमने केटीजी में बताया था, केटीजी ने ये बताया था कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है गैस का, जो मॉलिक्यूल है वो कंटेनर के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, ये स्टेटमेंट, और दूसरा कि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं करता है, ये दोनों स्टेटमेंट रियल गैस के केस में सही नहीं है। ये आइडियल गैस के केस में सही है, रियल गैस के केस में सही नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए बेटा आया आपका वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। क्या आया, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन आई बेटा, ठीक है। और वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन में क्या किया, वॉन डेर वाल ने ये किया कि बेटा जो करेक्शन था जो वॉल्यूम और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, उन्होंने करेक्ट कर दिया, और उन्होंने करेक्ट करके जो आइडियल गैस इक्वेशन उसको ये लिखा P इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और वी एन बी, और ये हो जाएगा बेटा NRT, ठीक है। ये है क्या तुम्हारी वॉन डेर गैस इक्वेशन, क्या वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन यही है, ठीक है, क्लियर। किसके लिए है, फॉर एन मोल। अब वॉन डेर वाल ने किया क्या, देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और फोर्स में इन्होंने क्या करेक्शन किया, देखो इन्होंने किया वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन क्या है इसका, B, ठीक है। जो मान लो कि उन्होंने वॉल्यूम बोला कि B उसका है वॉल्यूम करेक्शन, और प्रेशर करेक्शन उन्होंने क्या किया, प्रेशर करेक्शन दिया A बाई वी स्क्वायर किया, ये प्रेशर करेक्शन था उनका, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन B किया और प्रेशर करेक्शन क्या है, A बाई वी स्क्वायर किया। रीजन ये है कि बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। और जब वो वॉल्यूम आपका जो कंटेनर से वॉल्यूम होगा, कुछ गैस से अगर वॉल्यूम लेगी तो वो वॉल्यूम में से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों करेक्शन करके इन्होंने वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन दिया था, ओके। चलो ये हो गया। अब इस इक्वेशन पे कुछ कंडीशंस आती हैं, उन कंडीशन को देख लो आप। जैसे बेटा एक कंडीशन ये आती है आपकी, इसको मैं हटा देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो पहली कंडीशन ये आती है कि हमने अगर वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन में अगर गैस को एट वेरी लो प्रेशर पे लिया, वेरी लो प्रेशर, और जब वेरी लो प्रेशर पे लेते हैं तो बेटा आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, मतलब A बाई वी स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और B की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इसी तरह सच मिल जाएगा। ये कब होगा, जब बहुत ही लो प्रेशर हम यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आता है कि एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रियल गैस, तो रियल गैस कैसी तरह बिहेव करने लगेगी, आइडियल गैस की तरह, ओके।
नेक्स्ट आता है एट लो प्रेशर, या फिर इसको मॉडरेट प्रेशर मान लो आप। मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है बेटा कि जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ जेड की जो वैल्यू आती है वो आती है Z1 माइनस ए बाई वी आर टी। क्लियर, ये वैल्यू आती। ये कब होगा, जब मॉडरेट प्रेशर हम यूज करेंगे, समझ गए आप। दूसरा, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर लोगे तो बेटा यहाँ क्या होगा, ए बाई वी स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्स जीरो के हो जाएगी, और इस केस में जेड की वैल्यू 1 प्लस पीबी बाई आर टी हो जाएगी, ठीक है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा, आपको वैल्यू डायरेक्ट आनी चाहिए बेटा, एग्जाम में ये सॉल्व करने के लिए नहीं है, ठीक है। जब लो प्रेशर होगा तो बी की वैल्यू जीरो होगी तो जेड की वैल्यू ये होगी, हाई प्रेशर होगा तो जेड की वैल्यू ये होगी। ये चीज आपको याद कर लेनी है, जस्ट रिमाइंड करनी है। और बेटा इसका इक्वेशन भी है पर यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप बस इसको आप याद कर लो, ठीक है। अब बेटा यहाँ से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कौन सा शो करेगा, ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन, यही होगा। और बेटा ये क्या शो करेगा, एक से ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाई प्रेशर पे बताओ गैस कैसा बिहेव करेगी, तो आप इस रिलेशन से बता सकते हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है बेटा, नेक्स्ट आता है कि आपने एक ग्राफ देखा होगा डिफरेंट गैसों के बीच में और डेविएशन के बीच में, ठीक है। ये क्या होता है, जेड होता है, क्लियर, और बेटा प्रेशर के बीच ग्राफ आता है, क्लियर। और ये ग्राफ आपने देखा होगा, ये कुछ ग्राफ गैसों का ये होता है, एक ग्राफ ये होगा, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये आपका है हाइड्रोजन, ये हीलियम, और ये होता है बेटा नाइट्रोजन, और ये होगा मीथेन, और ये हो गया अमोनिया, क्लियर। और यहाँ Z क्या है, यहाँ Z की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ होगा Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे होगा Z की वैल्यू लेस देन 1, यही तो होगा। अब देखो, अब इसमें ये पूछता है कि कौन से गैस को लिक्विफाई करना आसान है या किसका वो है, तो बेटा लिक्विफाई तो वही होगी जिसका क्या होगा, डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, और वो भी कौन सा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आप याद कर लो तो उससे आपके आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे इस ट्रिक का नाम है, इसको ध्यान से सुनो आप और इसको समझ लो। ट्रिक है वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर अवधपुरी, ठीक है, ये आप याद कर लो, वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर अवधपुरी। यहाँ V क्या है, मतलब इसको कह सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। ये सभी आपस में क्या होती हैं, डायरेक्टली होती हैं, पर ये क्या होगी, हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा आगे क्या करें। अब देखो आगे क्या करें, V क्या यहाँ मतलब है बेटा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। S का यहाँ मतलब बेटा सरफेस टेंशन, E यहाँ पे बेटा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, C यहाँ पे बेटा क्या क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये है बेटा आपका क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, समझ गए आप। तो ये सारी चीजें आपस में क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है हीट के। ये बेटा ये ग्राफ जब भी आएगा ऐसा आएगा और इसमें ईज ऑफ लिक्विफिकेशन निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे करें, देखो जैसे क्वेश्चन आ गया
कि मान लो कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अगर कम है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन कम होगा, और जी ऑफ लिक्विफिकेशन कम होगा तो वैल्यू पूछ लेंगे। जैसे मान लो कोई एक्स वाई जेड 3 गैसें हैं, इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर इन्होंने दे दिया है कितना, -10 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन किसका होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वाई का होगा, देन किसका होगा, जेड का, देन किसका होगा, एक्स का। ठीक है, इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कुछ टेम्परेचर और टर्म्स पूछते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर। तो आपने पढ़ा होगा टी सी, टी बी और टी आई। ठीक है, टीसी क्या है, इसको बोलते हैं बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है द मिनिमम टेम्परेचर बिलो अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को केवल अगर प्रेशराइज्ड किया जाए तो गैस लिक्विफाई हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरा आता है आपका टीबी। यहाँ टीबी क्या है बेटा, ये होता है आपका बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, बॉयल टेम्परेचर। और बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, ऐसे टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। और टी आई बेटा ये है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करे और ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करे, इन जे थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे गैस ना हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है ना कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, अब बेटा इसमें आता है कि कौन कितने ज्यादा है। तो आपको याद होगा इस समय बहुत सीबीआई चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत को लेके, तो ये याद रखो सीबीआई सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है इन्वर्जन, फिर बॉयल, फिर क्रिटिकल। इससे आप याद कर लोगे। और इसमें वैल्यू भी एक पूछते हैं, तो इसको याद रखो 8/27 इंटू A/RB। क्रिटिकल की वैल्यू इसकी होती है A/RB और इसकी वैल्यू क्या होगी 2A/RB। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं बता दूं, आपको पता है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जिसपे तीनों फेज पाई जाए। ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए कितनी होती है 273 केल्विन, किसके, वाटर की। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर ऑल फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड, गैस एंड वेपर। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक ही फेज मतलब एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पाया जाए, इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी जो था ये गैसेस स्टेज में इतना ही है। इसके अलावा बेटा जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करा रहा हूँ, सिर्फ फार्मूले करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करना है। बस मेरे वीडियो से आप एक बार गो थ्रू होके चले जाओगे चैप्टर में कि चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो बेटा है बेटा वो आज की में मैंने इंक्लूड किया है, वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा मोस्टली चीजें आपको पता है, मोस्टली चीजें पता है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे मैं स्पेशली बेटा फोकस किया हूं बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हमें रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है बेटा, वो मैं यहाँ पे आपको डील करूंगा। क्लियर, समझ गया। अब बैलेंसिंग के लिए क्या करें, तो बेटा दो मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ये मेथड। देखो एग्जाम में हमें कोई मेथड नहीं पूछने वाला, हमें क्या पूछेगा कि आप बैलेंस करके बस रिएक्शन दिखा दो, इसके अलावा उसके पास कोई मोटिव नहीं है कि आपने कैसे किया। तो बेटा मैं एक तरीका बता रहा हूं, उसके थ्रू अगर आप बैलेंसिंग करोगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। मैं पहले मेथड बताऊंगा, फिर उन दोनों मेथडों के लिए उसके एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं। ओके, तो इसमें हम क्या बताएंगे आपको, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के लिए बेटा 2-3 रूल हो, उसको आप याद कर लो और बस वही अप्लाई कर लो, आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट जो रूल है बेटा
क्या करना है आपको, फर्स्ट रूल लिखो, फाइंडिंग दोज एटम्स which undergo oxidation and reduction. क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, बैलेंस दोज एटम्स। थर्ड पॉइंट है इक्वेट change in oxidation state एंड फोर्थ है, फोर्थ वो डिपेंड करेगा बेटा कि आपने मीडियम कौन सा लिया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डिपेंड करेगा कि अगर आपने एल्कलाइन मीडियम लिया है या एसिडिक मीडियम लिया है। अगर एल्कलाइन मीडियम लिया है तो सबसे पहले इसमें भी प्रियोरिटी के ऑर्डर पे क्या करोगे, सबसे पहले चार्ज बैलेंस करोगे, चार्ज विद OH माइनस, ठीक। दूसरा क्या करोगे, ऑक्सीजन आप बैलेंस करोगे विद H2O, क्लियर। नेक्स्ट, अगर एसिडिक मीडियम लिया तो क्या करोगे, तो एसिडिक मीडियम फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन विद वाटर, और नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन विद H प्लस, क्लियर। ये मेथड है, इसको अगर आप समझ गए तो आप रिडॉक्स रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। पहला क्या करना है, उन एटमों को ढूंढो जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। दूसरा, उन एटमों को पहले बैलेंस करो, ठीक है। तीसरा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और उसको बैलेंस करो। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो सबसे पहले बेटा चार्ज को बैलेंस करोगे OH माइनस को जोड़ के, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे वाटर को ऐड करके, बस इतना स्टेप इसमें ये करना है। अगर एसिडिक मीडियम में है तो ऑक्सीजन को जोड़ो, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करो किससे, वाटर से, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो विद H से, ठीक है। अब मैं एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों के क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन है वो है बेटा ये है MnO4 माइनस, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम C2O4 से, तो बेटा ये मिल रहा है Mn डाई पॉजिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो पूछ रहे हैं कि इसमें बैलेंस करना है, ठीक है। चलो बैलेंस करते हैं, कैसे करोगे। सबसे पहले हमें उनको ढूंढना है जिनका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, देखो इसको चेंज करो, देखो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये एटम तो ये हो गया। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे कितना +4, देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमें तो 2 एटम मिल गए, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो एटम मिल गया, अब क्या करें, उन एटमों को बैलेंस करें। यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीज 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, तो इसको भी बैलेंस करो, ये हो गया पहला स्टेप पूरा। दूसरा भी पूरा कर लिया। तीसरा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को इक्वेट करो। यहाँ बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन इक्वेट करोगे तो कितना हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना होगा, देखो 3 है, 4 है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 2, और 1 के वजह से 1 आ रहा है तो 2 के वजह से 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो इन दोनों को इक्वेट कैसे करोगे बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जिससे मल्टीप्लाई करो उस कोएफिशिएंट से दोनों साइड गुणा करो, तो 2 से इधर करोगे तो 2 इसको कर दो, 2 ये हो गया, क्लियर। अब इधर 5 से करेंगे तो ये 5 इधर हो गया, और ये यहाँ पे मैं प्लस को हटा के 5 यहाँ लिख दूं, 5 × 2, क्लियर, प्लस यहाँ हो गया। अब इक्वेट कर लिया। अब क्या करना है, अब ये रिएक्शन किस में हो रही है, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन आपकी हो रही है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में क्या बताया था आपको, मैं एसिडिक मीडियम में आपको बताया था कि सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर के साथ। तो वाटर देखो, ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, ये कितना हो गया 8, और पर इधर कितना हो जाएगा 20, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 28। इधर तक करते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन है 20 ऑक्सीजन है,
ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 20 और इधर 28 है, तो इधर कितना जोड़ेंगे 8H2O जोड़ेंगे। समझ गए, 8 ऑक्सीजन की कमी है मतलब, तो इस वजह से 8H2O। अब वाटर को कर लिया, आप किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करेंगे बेटा, करेंगे आपके H+ से। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 16, तो यहाँ कितना ऐड कर लेंगे 16H+। ठीक है, बस आपकी रिएक्शन इक्वेट हो चुकी है। तो जो नेट रिएक्शन है वो क्या है बेटा, वो होगी 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2, और ये हो जाएगा 2Mn डाइफॉस्फेट प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। क्लियर, ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। समझ गए आप। तो अगर इस मेथड को आप यूज करोगे तो बेटा आपके जो बैलेंसिंग में जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आई हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको दोबारा आपसे शेयर करूंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।